हेलो। सभी को नमस्ते। मैं धीरेन्द्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। पिछले 2-3 दिन की क्लासेस आप लोगों को नहीं दे पाया, कुछ समस्या होने के कारण। तो आज से क्लासेस आपकी डेली का डेली पढ़ेंगे। जो भी वीडियोस आपके पढ़ रहे थे, क्लासेस भी आपकी रेगुलर चलेगी। मैं आप लोगों को व्यंजन संधि के मैं आपको संधि पढ़ा रहा था, और संधि में मैंने कहाँ तक की बातें कर ली थी, पूरी की पूरी विसर्ग संधि तक की बातें खत्म हो गई थी। तो आज से जो हम लोग बात करेंगे अपना, वो आज से मैं बात करूंगा आपका अगला चैप्टर या अगला जो हमारा अध्याय है, उस अध्याय का हमारे नाम है। जो अगला अध्याय हमारा चलेगा वो चलेगा हमारा संज्ञा से लेकर अव्यय तक। संज्ञा से अव्यय तक, है ना। संज्ञा से अव्यय तक। तो ये हमारा आज का अध्याय रहेगा, और इस अध्याय में हम लोग बात करेंगे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, है ना, और अव्यय की। तो चलिए देर ना करते हुए आज की क्लासेस की शुरुआत करते हैं और चीजों को समझते हुए चलते हैं। तो अपने अध्याय की शुरुआत करने से पूर्व मैं आपसे एक चीज की बात करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा कि इसमें शब्द और पद क्या होते हैं। सबसे पहले हम उन्हीं की बातें करेंगे। तो अगर इसमें मैं बात करूं शब्द और पद की, तो जरा समझिएगा कि शब्द क्या होते हैं और पद क्या होते हैं। शब्द और पद, इन दोनों को समझेंगे। शब्द और पद, इन दोनों को जब तक समझेंगे नहीं, तब तक हमें संज्ञा से अव्यय तक की चीजों के बारे में समझ नहीं आएंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शब्द की। तो शब्द आपको पता है, शब्द आपको पता है कि अगर मैं शब्द की बात करूं तो शब्द हमारे क्या होते हैं, अगर ये स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए जाते हैं, स्वतंत्र रूप से प्रयोग प्रयोग शब्द शब्द कहलाते हैं। शब्द कहलाते हैं। शब्द कहलाते हैं। और अगर मैं पद की बात करूं, अगर मैं पद की बात करूं तो वाक्य के अंतर्गत, वाक्य के अंतर्गत अंतर्गत प्रयुक्त शब्द, प्रयुक्त शब्द पद कहलाता है। पद कहलाता है। अर्थात मैं इस चीज को अगर आपको समझाने का प्रयास करूं, तो मैंने आपसे ये बताया कि जब भी हम किसी शब्द को क्या करते हैं, स्वतंत्र रूप से प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने राम कहा, तो ये तो हमारा शब्द कहला रहा है। लेकिन अगर इसी शब्द को अगर मैं व्याकरणिक दृष्टिकोण से, यानी व्याकरण के दृष्टिकोण से अगर किसी क्या करते हैं, वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं, तो ये हमारा शब्द ना कहला करके हमारा क्या कहलाता है, पद। जैसे मैंने कहा कि राम विद्यालय जाता है, इसमें जो राम शब्द हमारा है वो हमारा क्या है, पद कहलाएगा। ठीक है। तो शब्द और पद में ये अंतर है, और इसी अंतर को समझते हुए चीजों को अब हम आगे की ओर बढ़ाएंगे, और जिसमें हम बात करेंगे पद के आधार पर चीजों का वर्गीकरण। तो आइए देखते हैं। अगर हम बात करेंगे तो देखिए, पद के भेद के बारे में अगर बात करें, यहां पर हम लोग अगली हेडिंग डालेंगे, पद के भेद। पद के भेद। तो पद के अगर भेद की बात करूं तो पद के हमारे 5 भेद होते हैं। पद के हमारे कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। 5 भेद होते हैं। ये 5 भेद हमारे हैं कौन कौन से, जरा देखिएगा। सबसे पहला जो भेद हमारा है, सबसे पहला जो भेद है, सबसे पहला जो भेद है हमारा, वो हमारा है संज्ञा। संज्ञा। दूसरा है सर्वनाम। सर्वनाम। तीसरा है क्रिया। चौथा है
विशेषण क्रिया विशेषण, है ना, क्रिया विशेषण। और एक लास्ट हमारा निकल करके आएगा पांचवें पर अगर बात करें तो पांचवा हमारा निकल करके आएगा बच्चों, जिसे हम कहते हैं अव्यय। जिसे हम क्या कहते हैं? अव्यय। तो देखिए मैंने आपको क्या समझाया। मैंने आपको ये समझाया कि संज्ञा से लेकर के अव्यय तक की इस अध्याय के बारे में जब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे तो हमें सबसे पहले समझना है कि पद क्या होता है और शब्द क्या होता है। तो मैंने आपको ये समझाया कि शब्द हम उसे कहते हैं, शब्द हम उसे कहते हैं जिसका प्रयोग, अगर शब्द हमारा कैसे प्रयोग हो रहा है स्वतंत्र रूप से, तो हम उसे क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। लेकिन शब्द का प्रयोग अगर हम वाक्य के अंतर्गत कर लेते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? पद कहलाता है। और पद के भेद की अगर बात करें तो पद हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के, जिसमें पहले प्रकार के बारे में मैंने क्या बताया? संज्ञा। दूसरा हमारा क्या है? सर्वनाम। तीसरा है क्रिया। चौथा है विशेषण। और पांचवा है हमारा अव्यय। ठीक है। तो बच्चों अब ये 5 के बारे में जब हम लोगों ने बात करी तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से ये 5 हमारे अलग अलग प्रकार के चैप्टर हैं या अध्याय कह लो। अब इसमें हम लोग पहले अध्याय को लेकर के चलेंगे, अपने पहले टॉपिक को लेकर के चलेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में। तो यहां तक की चीजें आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर बात करते हैं हम आगे की ओर। तो चलिए चीजों को आगे की ओर बढ़ाते हैं और हम यहाँ जगह से सीखना शुरू करेंगे संज्ञा के बारे में। तो सबसे पहले अगर मैं संज्ञा की बात करूं तो संज्ञा की अगर परिभाषा में लिखूं, इंग्लिश में अगर आप देखोगे तो आप इसे इंग्लिश में किस नाम से जानते थे? नाउन के नाम से। ठीक है। तो अगर मैं संज्ञा की परिभाषा लिखूं तो संज्ञा क्या होती है? संज्ञा या किसी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव आदि के नाम को, आदि के नाम को, आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये परिभाषा कोई नई नहीं है ना, ये आप लोग 6, 7, 8 से ही पढ़ते चले आ रहे हो। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को, आदि के नाम को हम किस नाम से जानते हैं? संज्ञा के नाम से जानते हैं। तो ज्यादातर चीजें आप लोगों ने इंग्लिश में पढ़ी हुई हैं, तो मैं प्रयास ये करूंगा कि इसे इंग्लिश और हिंदी से रिलेट करके लेकर के चलूं और आपको ये चीजें समझाऊं। तो अगर मैं इसकी बात करूं आगे चल के, अगर मैं इसकी बात करूं आगे चल के तो देखिए, अगर दूसरे शब्दों में समझूं तो एक शब्द में मैं अगर संज्ञा को अगर परिभाषित करना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि किसी का नाम ही, किसी का नाम ही संज्ञा होती है। किसी का नाम ही संज्ञा होती है। संज्ञा होती है। कहने का अर्थ ये है कि जब भी कोई भी वस्तु है संसार में, दूसरे शब्दों में अगर समझना चाहें तो जितनी भी वस्तुएं हैं, अगर उन वस्तुओं का नाम है तो वो सारी की सारी क्या कहलाती है? हमारी संज्ञाएं कहलाती हैं। दूसरी चीज देखिए, कुछ संज्ञाएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, कुछ संज्ञाएं ऐसी हैं जिन्हें हम सुन सकते हैं, कुछ संज्ञाएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, है ना, और कुछ संज्ञाएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम छू सकते हैं। तो अगर इनके आधार पर हम लोग बात करें तो जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मेरी आवाज आपके पास में जा रही है, तो ये भी एक संज्ञा है। आप चीजों को स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रकाश आपको दिखाई दे रहा है, वो भी आपकी संज्ञा है। जो चीजें हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, छू रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, जैसे
किसी का हंसना, किसी का रोना, है ना, ये भी हमारी क्या है, संज्ञाएं हैं। ठीक है, तो इनके जो भाव निकल कर रहे हैं वो हमारी क्या है, संज्ञाएं हैं। तो मैं चीजों को धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ाता हूं और इसमें थोड़ी सी बात करूंगा मैं आगे की ओर। जैसे अगर किसी व्यक्ति की या किसी वस्तु की पहचान करनी है तो ध्यान रखिएगा, संज्ञा से ही किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की क्या होती है, पहचान होती है। यानी संज्ञा से ही किसी भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव, भाव आदि की पहचान होती है, आदि की पहचान होती है, आदि की पहचान होती है। यानी अगर हम किसी भी व्यक्ति, वस्तु को या स्थान को या उसके भाव को अगर हम समझते हैं तो वो भी हमारी क्या कहलाती है बच्चों, संज्ञा कहलाती है। बात समझ में आई? तो चलिए चीजों को आगे की ओर बढ़ाते हैं और इसके प्रकार की ओर हम बढ़ेंगे धीरे धीरे। अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा के प्रकार के बारे में। तो देखिए, अगर संज्ञा के अगर मैं प्रकार के बारे में बात करूं तो संज्ञा के प्रकार, अगर मैं संज्ञा के प्रकार के बारे में बात करूं तो ये जो संज्ञाओं के जो प्रकार होते हैं वो सामान्यतः दो प्रकार से मैं लेकर के चलूंगा। कितने प्रकार से? दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले अगर बात करूंगा तो पहला प्रकार हमारे सामने क्या निकल करके आएगा बच्चों? पहला जो प्रकार हमारे पास में निकल करके आएगा वो आएगा उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। पहला प्रकार हमारा निकल करके आया उत्पत्ति के आधार पर, और दूसरा प्रकार हमारा निकल करके आएगा अर्थ की दृष्टि के आधार पर। दूसरा प्रकार हमारा निकल करके आएगा अर्थ की दृष्टि के आधार पर, दृष्टि के आधार पर। तो संज्ञाओं के प्रकार के बारे में मैंने बताया कि जब भी हम संज्ञा के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे तो संज्ञा के प्रकार हमारे दो तरीके से मिलेंगे। पहला होगा हमारा उत्पत्ति के आधार पर, और उत्पत्ति के आधार पर जो संज्ञाएं हमारी होती है वो तीन प्रकार की होती है, अभी मैं आगे बात करूंगा, जिसमें हमारे रूढ़ आते हैं, यौगिक आते हैं और योग रूढ़ आते हैं, है ना। और जब हम लोग अर्थ की दृष्टि के आधार पर देखते हैं तो अर्थ की दृष्टि के आधार पर जब हम संज्ञाओं को पढ़ते हैं तो ये संज्ञाएं हमारी पांच प्रकार की होती हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, और उसके बाद हमारा क्या आता है, भाववाचक संज्ञा। तो चलिए यहां तक की चीजें आप लिखिए, फिर बात करते हैं हम आगे की ओर। चलिए संज्ञा के प्रकार के बारे में पढ़ रहे थे, तो प्रकार को देखते हैं, संज्ञा के प्रकार। इनके आधार पर मैंने आपको समझाया कि ये हमारे जो आधार होते हैं वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, और इन दोनों प्रकार की अगर मैं बात करूं तो पहला यहाँ जगह मैंने आपको बताया, अगर आप देखेंगे तो पहला मैंने बताया उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा मैंने बताया दृष्टि, अर्थ की दृष्टिकोण के आधार पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ जगह, पहला प्रयोग हमारा है किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। और दूसरा जब आप देखेंगे तो ये अर्थ के दृष्टिकोण के आधार पर है, अर्थ के दृष्टि के आधार पर, अर्थ के दृष्टि के आधार पर। तो बच्चों अगर हम उत्पत्ति के आधार पर चीजों को देखें तो उत्पत्ति के आधार पर ये हमारे निकल करके आते हैं कितने, तीन। उत्पत्ति के आधार पर ये हमारे कितने निकल करके आते हैं, तीन। वो तीन हैं कौन कौन से? पहला हमारा है
पहला हमारा है रूढ़, दूसरा है बच्चों यौगिक, और तीसरा हमारा है, मैं हटा देता हूं इसको, रूढ़ यौगिक और योग रूढ़, योग रूढ़। और अर्थ की दृष्टि के आधार पर अगर देखेंगे तो अर्थ की दृष्टि के आधार पर ये हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। पहला होगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा हुआ हमारा जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा हुआ समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। चौथा हमारा हुआ पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थ, या इसी को आप द्रव्यवाचक संज्ञा भी कहते हो, द्रव्यवाचक संज्ञा। और जो पांचवा हमारा होता है वो होता है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो देखिए अभी मैंने आपको क्या समझाया, संज्ञा के प्रकार के बारे में बताया, और संज्ञा के प्रकार में मैंने आपको समझाया कि जब भी हम संज्ञा के प्रकार को पढ़ेंगे तो ये हमारे 2 प्रकार के होते हैं। पहला हम पढ़ते हैं उत्पत्ति के आधार पर और दूसरा हम पढ़ते हैं प्रयोग के आधार पर। तो जब हम उत्पत्ति के आधार पर चीजों को देखते हैं तो उत्पत्ति के आधार पर चीजें हमें 3 दिखाई देती हैं, जिसमें सबसे पहला होता है रूढ़, दूसरा होता है यौगिक और तीसरा होता है हमारा योग रूढ़। और अर्थ के आधार पर जब हम पढ़ते हैं तो ये हमारे 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा होता है क्या? व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा समूहवाचक, फिर पदार्थवाचक, और पांचवा हमारा क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। तो यहां तक की बातें हमारी हुई, आप लोग यहां तक की चीजें लिख लीजिए एक बार, फिर चीजों को मैं आगे की ओर बढ़ाता हूं। तो चलते हैं मित्रों आगे की ओर, और हम लोग सबसे पहले पढ़ने का प्रयास करेंगे किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर अगर इनके वर्गीकरण को देखेंगे, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर मैंने चीजों को बताया। उत्पत्ति के आधार पर जब हम लोग बातें करते हैं तो ये 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार को जब हम देखेंगे तो पहला जो प्रकार है हमारा, वो पहला प्रकार हमारा निकल करके आता है, पहला प्रकार हमारा निकल करके आता है रूढ़ संज्ञा, रूढ़ संज्ञा। दूसरा प्रकार हमारा निकल करके आता है यौगिक संज्ञा, यौगिक संज्ञा। और तीसरा प्रकार हमारा निकल करके आता है योग रूढ़ संज्ञा, योग रूढ़, योग रूढ़ संज्ञा। ये हमारे 3 संज्ञाएं होती हैं। अब हम पहले के बारे में पढ़ेंगे, रूढ़ संज्ञा क्या होती है, पहले के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, रूढ़ संज्ञा। अब देखिए अगर इनकी मैं परिभाषा की बात करूं तो जो शब्द किसी एक विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का निश्चित नाम बन जाए, जो शब्द, जो शब्द किसी एक विशेष विशेष व्यक्ति, कॉमा वस्तु तथा स्थान का, तथा स्थान का, स्थान का निश्चित नाम बन जाए, निश्चित नाम बन जाए, बन जाए, उसे रूढ़ संज्ञा कहते हैं,
रूढ़ संज्ञा कहते हैं। यानी ऐसी संज्ञाएं जो किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए क्या हो जाए, विशेष हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, रूढ़ संज्ञा कहते हैं। जैसे अब रूट शब्द की अगर मैं इंग्लिश में बात करूँ ना तो इसे रूट वर्ड भी कहते हैं, है ना। और रूट वर्ड ऐसे वर्ड होते थे जिन्हें हम क्या करते हैं, और भागों में तोड़ नहीं सकते हैं। अगर इन्हें तोड़ते थे तो इनके अर्थ का अनर्थ निकलता था। अनर्थ कहने का मतलब क्या है, सेंस सिर्फ इतना है कि इनके अर्थ जब भी अगर इनको तोड़ा जाता था तो इनके अर्थ संपूर्ण नहीं निकलते थे, जो अर्थ हमारे निकलने चाहिए। तो उसी तरीके से यहाँ जगह हम रूढ़ शब्द के बारे में या रूढ़ संज्ञा के बारे में पढ़ रहे हैं। तो रूढ़ संज्ञाएं वही संज्ञाएं होती हैं, दूसरे भाषा में ये भी कह लें कि इन रूढ़ संज्ञाओं को और भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, और ये किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान को ही क्या करते हैं, निरूपित करते हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, रूढ़ संज्ञाओं को संज्ञाओं को विभाजित या अलग अलग करने पर इनके अर्थ निकालना संभव नहीं है। अलग अलग करने पर इनके अर्थों को निकालना संभव नहीं है। अर्थात क्या है, अर्थात ये है कि जब भी हम इन संज्ञाओं को अगर तोड़ते हैं, अलग अलग करते हैं, तो इनके अर्थ कभी भी हमें मिलेंगे नहीं, अपूर्ण हो जाते हैं। जैसे मैं अगर आपको बताऊं, जैसे मैंने यहाँ जगह उदाहरण के रूप में कुछ चीजें लिखी, जैसे मान लो मैंने यहाँ जगह लिखा राम, जैसे मैंने लिखा राम, मैंने लिखा श्याम, है ना, मैंने लिखा प्रयागराज आदि। अब अगर आप देखेंगे तो ये जो चीजें हमारे सामने लिखी गई हैं, अगर आप इनको देखने का प्रयास करेंगे तो आपको ये चीजें समझ में आएंगी कि ये सारी चीजें अर्थ नहीं दे पाएंगी। तो चीजों को एक बार लिखिए, फिर बात करते हैं हम आगे की ओर। तो दोस्तों, आज जो मैंने आपको पढ़ाया वो मैंने संज्ञा से बात करी, और संज्ञा में हम लोगों ने बात करी पद के बारे में और शब्द के बारे में। तो आज जहां तक हम लोगों की बात हुई है, बस आज की बातें यहीं तक, क्योंकि जो लेक्चर है वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। कल मैं इसके आगे की बात करूंगा और इसको अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं अपने उसी टाइम पर। तब तक के लिए सबको धन्यवाद।